हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर हैं आपके लिए ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट का कंप्लीट वीडियो। दोस्तों, हम कई वीडियो के पार्ट में ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी को संपत्ति अंतरण अधिनियम को कंप्लीट करेंगे और आपको अच्छे समझाएंगे। हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति क्या होती है, तो इसको जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए संपत्ति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर्टी। दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में संपत्ति शब्द की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। संपत्ति अंतरण अधिनियम है 1882 में आया था और इसमें संपत्ति शब्द की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों, संपत्ति को कई अर्थों में लिया जाता है। एक अर्थ में तो उसे स्वामित्व या स्वत्व की संज्ञा देते हैं। स्वामित्व मतलब जो उसका स्वामी होता है, किसी भी चीज़ का अपना स्वामित्व रखता है। ये कोई भी चीज़ है, इसका मेरे पास स्वामित्व है, मैं इसका स्वामी हूँ, वो भी एक संपत्ति होती है। दूसरे अर्थ में इसे वस्तु की संज्ञा दी जाती है। जो कोई वस्तु होती है वो भी एक संपत्ति होती है। कोई भी चीज़ हो सकती है वस्तु में जिस पर स्वामित्व जताया जाता है। कोई वस्तु है, इस पर स्वामित्व जता दिया कि ये मेरी है, तो आप उसके स्वामी हो गए, तो वो भी कोई संपत्ति है कि नहीं, वो भी संपत्ति है। परंतु वास्तव में संपत्ति वस्तुओं के स्वामित्व तक ही सीमित नहीं है। लेकिन कोई वस्तु के स्वामित्व तक ही उसका संपत्ति का सीमित नहीं है कि आप केवल ही उसके स्वामी ही हैं। इसके अंतर्गत ना केवल वह वस्तु जो स्वामित्व की विषय वस्तु है, लेकिन स्वामित्व का अधिकार एवं आंशिक स्वामित्व भी आता है। मतलब कई ऐसी वस्तु हैं जिसमें आपका स्वामित्व का अधिकार भी है, वो भी संपत्ति है, या उसमें आपका आंशिक स्वामित्व है। कोई वस्तु है जिसमें कई लोग स्वामित्व रखते हैं, उसमें भी आपका आंशिक स्वामित्व है, तो भी वो भी संपत्ति है। ठीक है। अपने विस्तृत अर्थों में संपत्ति संभव हित का द्योतक है जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। संपत्ति ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों का हित जुड़ा होता है, जो आदमी उस संपत्ति का हित ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत ना केवल चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति आती है। दोस्तों, संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल दोनों आती है संपत्ति के। उसमें केवल चल ही नहीं संपत्ति होती और केवल ना अचल संपत्ति होती। चल और अचल दोनों संपत्ति की कैटेगरी में आती हैं। समझिएगा, आगे हम चल और अचल के विषय में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पेटेंट्स, प्रतिलिप्तधारी जो कॉपीराइट होते हैं, जिस पर कोई भी चीज़ है जिसका आदमी का अधिकार होता है। जैसे कोई भी वीडियो बनाता है तो उसमें उसका राइट होता है, आप उसको वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते, ये तो आपको कॉपीराइट मिल जाएगी क्योंकि उसके पास राइट है, वो भी उसकी संपत्ति है। अंश शेयर, देखते हैं आप शेयर बाज़ार में लोग शेयर खरीदते हैं, वो भी उसकी संपत्ति होती है। एक गुडविल और दावे आदि भी आते हैं संपत्ति में। ठीक है, तो आप टोटल समझ गए होंगे संपत्ति के बारे में। आदमी उसका स्वामित्व रखता है, कोई भी संपत्ति है। लोगों के हित के बारे में होती है, आंशिक स्वामित्व भी होता है कई चीज़ों में। ठीक है, तो टोटल आप संपत्ति के बारे में समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो क्वेश्चन बनता है, अचल संपत्ति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति वो होती है जो मूव नहीं करती। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है, इसके बारे में आइए समझते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत अचल संपत्ति की परिभाषा अति संक्षिप्त तथा सकारात्मक है। मतलब बहुत छोटी और पॉजिटिव वे में है। इस परिभाषा ने यह बताया है कि अचल संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। मतलब जो इसमें धारा 3 दे रखी, इसमें इसने ये बताया कि क्या चीज़ अचल संपत्ति में सम्मिलित नहीं होती। ये नहीं बताया क्या चीज़ अचल संपत्ति है, ये बताया क्या चीज़ें अचल संपत्ति में सम्मिलित नहीं हो सकती। कौन कौन सी? खड़ी इमारती लकड़ी, उगती फसलें ग्रोइंग क्रॉप्स तथा उगती घास गोइंग ग्रास नहीं आती अचल संपत्ति की इस धारा में। इसमें जो परिभाषा दी गई है ना ही वो एब्सोल्यूट है ना ही विस्तृत है, मतलब बड़ी है। ये परिभाषा यह नहीं बताती कि अचल संपत्ति के अंदर कौन कौन सी वस्तु आती है, जबकि ये बताते हैं अचल संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का न्यायिक विश्लेषण एस कुरेप्पा बनाम नीगी रेड्डी मद्रास नामक वाद में करते हुए न्यायमूर्ति हालवे ने कहा कि कोई संपत्ति चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है या उस संपत्ति की
चलायमान होने की क्षमता या स्थान परिवर्तन की क्षमता, कैपेसिटी टू चेंज द प्लेस पर निर्भर करेगा। मतलब कोई भी संपत्ति है, चल अचल, उस संपत्ति के चलायमान होने की क्षमता या स्थान परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करेगा। इस प्रकार यदि कोई संपत्ति अपने गुणात्मक परिवर्तन के बिना अपने स्थान परिवर्तन क्षमता रखती है, वह चल संपत्ति, तथा जो संपत्ति अपने गुणात्मक परिवर्तन के बिना स्थान परिवर्तन क्षमता नहीं रखती, वह संपत्ति अचल होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे चल और अचल संपत्ति के बारे में। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, टॉपिक है भूमि में संलग्न वस्तुएं। शब्दावली को समझाइए। एक्सप्लेन द टर्म्स थिंग्स अटैच टू अर्थ। जो भूमि में अटैच होती हैं उनको समझने की बात है। दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में भूमि से संलग्न वस्तुएं थिंग्स अटैच टू अर्थ को परिभाषित किया गया है, क्योंकि वस्तु भूमि से संलग्न जुड़ी तब मानी जाएगी जब वह वस्तु भूमि से निम्न में से किस प्रकार से संलग्न अटैच है। पहला, जिसकी जड़ें जमीन में हो, थिंग्स रूटेड इन अर्थ। ऐसी संपत्ति या वस्तु जिसकी जड़ें रूट्स जमीन के अंदर हैं, वह भूमि से संलग्न वस्तु मानी जाएगी। तथा भूमि से जड़ों के माध्यम में संलग्न वस्तुएं स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। भूमि देखो, जो भूमि से उसकी जड़ें ज्वाइंट होती हैं, ठीक है, वो क्या मानी जाती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति जिसे बोलते हैं, जिनकी जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं। इसमें वृक्ष तथा झाड़ियाँ, ट्रीज एंड श्रब्स सम्मिलित हैं। वृक्ष के मामले में इसके स्थावर, अचल तथा चल संपत्ति के रूप में वर्गीकरण का आधार उसके उगने के प्रयोजन पर निर्भर माना गया है। यदि वृक्ष के उगने का उद्देश्य फल प्राप्त करना है तो वह स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। यदि किसी वृक्ष के उगने का प्रयोजन भवन निर्माण, इमारती लकड़ी या ईंधन के रूप में प्रयोग करने का है तो वह चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखो पेड़ की बात हो रही है कि अगर पेड़ को लगाया गया है कि इससे कोई घर बनाया जाएगा या कोई इससे इमारत बनाई जाएगी, ये केवल उसका पेड़ का लगाया ही इस वजह से गया है कि इसका यूज होगा कुछ बनाने में, ठीक है, भवन निर्माण, इमारत, ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए, तो वो किस में आएगा? मूवेबल में। लेकिन अगर उस पेड़ को लगाया गया है कि फल प्राप्ति के लिए, तो वो इमूवेबल में आएगा। सिंपल समझते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर चल रही है थिंग्स अटैच टू अर्थ के बारे में। अगर लकड़ी और ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही भवन निर्माण के लिए पेड़ लगाया गया है तो किस में आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। और अगर उसका उद्देश्य केवल फल प्राप्ति के लिए है तो किस में आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो आप समझ गए होंगे। सभी अनाज स्थावर संपत्ति ना होकर चल संपत्ति होंगे। जो सभी अनाज हैं वो स्थावर संपत्ति नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार घास स्थावर संपत्ति नहीं है। जो घास होती है वह इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वह भूमि से जुड़ी हो या भूमि से पृथक की गई हो, चाहे भूमि से जुड़ी भी हो या भूमि से पृथक की गई हो। क्योंकि जो घास होती है वो मोस्टली काटने के लिए होती है, भैंस को खिलाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर मोटिव समझने होंगे। अगर वो ज़मीन से जुड़ी हुई है, पेड़ की बात कर रहे हैं, और उसका केवल फल प्राप्ति के लिए है उस पेड़ से, ठीक है, तो वो किस में आएगा? इमूवेबल में। अगर उस पेड़ को लगाया गया है कि इससे हम घर बनाएंगे, भवन बनाएंगे या ईंधन इसके लकड़ी का प्रयोग करेंगे, तो किस में आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी में। आप समझ गए होंगे। जिसकी जड़ें जमीन में जुड़ी हों, थिंग्स रूट इन अर्थ, ठीक है। कि अगर अब सेकेंड आता है जिसकी नींव जमीन में हो, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। भूमि से संलग्न वस्तुओं के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो भूमि से जुड़ी होती हैं, जिनका आधार या नींव जमीन की सतह से इतनी नीचे है कि उनके गिरने का खतरा कम होता है। नींव है वो जमीन से इतना नीचे है कि वो गिरेंगी नहीं, उनका खतरा कम होता है मोस्टली, जैसे दीवार अथवा भवन, कुआं आदि। इस प्रकार कुआं, दीवार या भवन स्थावर संपत्ति है, क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। परंतु कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिनका आधार, नींव, फाउंडेशन जमीन की सतह के नीचे है, फिर भी उन्हें स्थावर
अचल संपत्ति नहीं माना गया है, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा ज़मीन की सतह से नीचे रहने का नहीं है। जैसे जहाज का लंगर। दोस्तों पहली बात है, जैसे दीवार बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं, कुआं होती है, ये ज़मीन से जुड़े होते हैं, इनकी नींव ज़मीन में होती है, ठीक है, और इनका भाई मतलब ही रहने का होता है, इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। परंतु कुछ संपत्तियां ऐसी भी हैं जिनका आधार फाउंडेशन ज़मीन के सतह के नीचे है, वो अचल संपत्ति नहीं मानी गई हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा ज़मीन के सतह के नीचे रहने का नहीं है। जैसे जहाज का लंगर। तो यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कौन सा है, वस्तु की नींव की ज़मीन में रखने का प्रयोजन, तथा दूसरा, यह प्रयोजन अस्थायी न होकर स्थायी होना चाहिए। जैसे एक बार घर की नींव रख दी गई, बार बार थोड़ी न रखी जाती है, वो घर बन गया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन यहाँ पर जो जहाज का लंगर होता है, बार बार डाला जाता है, बार बार निकाला जाता है, ठीक है, तो ये अस्थायी रूप से होता है, ठीक है। और हमारा जो ज़मीन बनता है या दीवार बनती है, या दीवार बनता है या भवन बनता है, ये तो एक ही बार होता है ना, स्थायी होता है, तो ये क्या हो गया, इमूवेबल। और जो जहाज का लंगर होता है वो क्या हो गया, मूवेबल होता है, क्योंकि वो अस्थायी रूप से होता है। तो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया, जिनकी नींव ज़मीन में हो। तीसरा क्या है, वस्तु के लाभ प्रयोग हेतु जमीन की सतह के नीचे आधार वाली वस्तु से संबंध वस्तु। थिंग्स फास्टेनेड फिक्स्ड टू थिंग एम्बेडेड फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। दोस्तों किसी भवन या मकान के संबंध फिक्स्ड दरवाजे, खिड़कियां, एयर कंडीशनर, पंखे आदि वस्तुएं तब तक अचल संपत्ति होंगी जब तक वह भवन से लाभप्रद उपयोग के प्रयोजन से संबंध है, फिक्स्ड है। दोस्तों जो दरवाजे, खिड़कियां, ये सब जब तक वहाँ से फिक्स्ड हैं तब तो किस में होंगे, अचल संपत्ति में होंगे, जब तक उनका यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर जब उनको हटा लिया जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, मूवेबल हो जाएंगे, चल हो जाएंगे। दोस्तों बिजली की लाइन तथा विद्युत उपकरण स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इनका संयोजन अलंकरण के उद्देश्य से अस्थायी रूप से होता है। जो बिजली होती है ये इमूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, कभी भी लाइन आपकी काट दी जा सकती है अगर आपने बिल नहीं भरा। तथा विद्युत उपकरण ये कैसे होते हैं, इमूवेबल नहीं होते, ये मूवेबल होते हैं, क्योंकि इनका संयोजन अलंकरण के उद्देश्य से अस्थायी रूप से होता है, ठीक है। क्योंकि विद्युत का उपकरण थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है, उसको हटाना ही पड़ता है, ठीक है। लाइन आती जाती रहती है, अगर आपने बिल नहीं भरा तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। परंतु यदि कोई मशीन या यंत्र जमीन में स्थायी रूप से संलग्न की गई है तो यह मशीन या यंत्र उस भूमि के साथ जुड़ी स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन कई मशीनें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्थित कर दी जाती हैं, बिल्कुल जमा दी जाती हैं ज़मीन से जोड़ के, तो वो किस में आ जाएंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। परंतु व्यापार के प्रयोजन से लगे हुए संयोजन व्यापार की प्रकृति पर निर्भर होने के कारण भूमि से संलग्न नहीं माने जाते। जैसे कोयले की खदानों में लगे इंजन, ये वैसे उस ज़मीन में होते हैं बट ये व्यापार पर्पज से होते हैं। साबुन बनाने के लिए भूमि में गड़े बर्तन आदि भूमि के संयोजन न होने के कारण स्थावर संपत्ति नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ये कैसे हैं, मूवेबल हैं। जो कोयले खान में प्रयोग किए जाते हैं इंजन, वैसे उस ज़मीन से होते हैं, परमानेंट होते हैं, बट ये व्यापार पर्पज़ के लिए यूज होते हैं, इसलिए ये किस में आते हैं, मूवेबल होते हैं। तो हम लोग क्या समझ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे जो हमारी भूमि से संलग्न वस्तुएं हैं उनके बारे में, कि वो मूवेबल होती हैं या इमूवेबल होती हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता है चल संपत्ति की परिभाषा दीजिए। चल संपत्ति की परिभाषा क्या है, डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों चल संपत्ति परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं दी गई है। ये चल संपत्ति है, ये संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं दी गई है। ये पंजीकरण अधिनियम की धारा 2 के का में चल संपत्ति को परिभाषित करती है। इसके अनुसार चल संपत्ति में खड़ा कास्ट, स्टैंडिंग टिम्बर, उगती फसलें तथा घास सम्मिलित है। चल संपत्ति में क्या आती है, घास आती हैं, उगती फसलें आती हैं, स्टैंडिंग टिम्बर आते हैं, जिनका प्रॉफिट पर्पस से यूज होता है। चल संपत्ति में साधारण रूप से वही वस्तुएं सम्मिलित हैं जो भूमि से जुड़ी नहीं है या जिसका भूमि से जुड़ाव अस्थायी है। जो भूमि से जुड़ी हुई नहीं है और जिनका जुड़ाव है भी तो वो अस्थायी है, स्टेबल नहीं है। वो कैसी आती हैं, चल संपत्ति में आती हैं, जो आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में अंतरणीय
या हस्त परिवर्तनशील हैं। यदि कोई वस्तु जमीन में भूमि का स्थायी अंग बनाने के लिए नहीं जुड़ी है, जैसे कोई वस्तु जमीन में जोड़ी गई है लेकिन उसका स्थायी अंग बनाने के लिए नहीं जुड़ी गई है, वह संपत्ति चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे यह मशीन जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जिसका भूमि से जुड़ाव स्थायी आशय का नहीं है, वह चल संपत्ति है। दोस्तों, कॉपीराइट, पूजा का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार चल संपत्ति के उदाहरण हैं। खनन के उपकरण चल संपत्ति है। दोस्तों, खनन करने के उपकरण होते हैं वो बिजनेस पर्पज से होते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पहले ही समझा था। ठीक है, स्थायी नहीं होने चाहिए। अगर वो ज़मीन से जुड़े हैं तो उनका स्थायी नहीं होना चाहिए, वो भी मूवेबल में आते हैं। और ज़मीन से जो जुड़े नहीं हैं तो मूवेबल में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे चल संपत्ति के बारे में। यह संपत्ति अंतरण में नहीं दी गई है। अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यही लिखना है कि ये चल संपत्ति के अंतरण में नहीं आता। यह पंजीकरण अधिनियम की धारा 2 के काम में चल संपत्ति के बारे में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, आप चल संपत्ति के बारे में समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे ज़रूर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी कमेंट करके बताइए जो आपकी जो टीवी है वो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि संपत्ति अंतरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? संपत्ति अंतरण से आप क्या समझते हैं? आइए समझते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ ही रहे हैं तो ये तो समझना बहुत ही ज़रूरी है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 संपत्ति अंतरण की परिभाषा देती है। जो धारा 5 है वो संपत्ति अंतरण की परिभाषा देती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, जिसके अनुसार संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेय है, ऐसा कार्य आशय है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को तुरंत या भविष्य के लिए संपत्ति अंतरित करता है। देखो, यहाँ पर हमेशा याद रखना, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ट्रांसफ़र होता है, तुरंत होगा या भविष्य में होगा, ये हमेशा याद रखना। दोस्तों, संपत्ति का अंतरण कोई व्यक्ति स्वयं को अकेले ही या कई अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपने को भी कर सकता है। कोई भी आदमी है स्वयं को भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है, स्वयं को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में जब एक व्यक्ति स्वयं अपने को संपत्ति अंतरण करता है, वह अंतरणकर्ता तथा अंतरिती ट्रांसफरर तथा ट्रांसफरी स्वयं होगा। जो ट्रांसफ़र करता है उसे क्या बोलते हैं? अंतरणकर्ता, ट्रांसफरर। और जो ट्रांसफ़र लेता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी। जो अंतरिती होता है, जो प्राप्त करता है। मुस्लिम विधि में वक्फ में दी जाने वाली संपत्ति का वक्फकर्ता स्वयं को मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है। हिंदू विधि में व्यक्तिक मंदिर का संस्थापक अपने को ही सेवायत नियुक्त कर सकता है। ऐसे मामले में कहा जाता है कि एक व्यक्ति दाहिने हाथ से संपत्ति अंतरित करके बाएं हाथ में ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे संपत्ति अंतरण के बारे में। आदमी स्वयं को भी संपत्ति अंतरण कर सकता है, और एक आदमी किसी दूसरे आदमी को करेगा तो जीवित होना चाहिए। दोनों आदमी जीवित करते हैं। ठीक है, तभी ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है और होता है। ठीक है दोस्तों, और ये किस में दे रखा है? धारा 5 में संपत्ति अंतरण अधिनियम के। आप समझ गए होंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है? हु कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी? संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है? अभी तो हम लोगों ने समझ लिया संपत्ति अंतरण होता क्या है, अब समझते हैं कौन कर सकता है। दोस्तों, संपत्ति अंतरण का संबंध संविदा से। जो संपत्ति अंतरण है ये डायरेक्ट कनेक्शन संविदा से करता है। जय हिंद। ठीक है, जय भारत। प्रत्येक वह व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है, ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है, संविदा का अंतरण कर सकता है। वह व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है वह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकता है। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है जो उस विधि के अधीन वयस्क है, जिसके वह अधीन है, सूचित है, साउंड माइंड का, पागल आगल नहीं, उस विधि के अधीन संविदा करने के अयोग्य घोषित नहीं है, जिसके वह अधीन है। वो संविदा करने के अयोग्य भी घोषित नहीं होना चाहिए। अर्थात निम्न व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं है। कौन कौन से नहीं हैं? अवयस्क व्यक्ति, विकृचित व्यक्ति, तीसरा है विधि द्वारा संविदा करने में अक्षम घोषित दिवालिया व्यक्ति। मतलब जो दिवालिया व्यक्ति होता है वो संविदा करने में
सक्षम नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन संपत्ति अंतरण कर सकता है, जो कॉन्टैक्ट करने में सक्षम होता है। आप समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे है सत्यापन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अटेस्टेशन। दोस्तों, सत्यापन वह क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दस्तावेज के निष्पादन को अभिस्वीकृति एक्नॉलेजमेंट देता है। मतलब कोई व्यक्ति सत्यापन के लिए उसको दस्तावेज एक्नॉलेजमेंट देता है उसकी स्वीकृति के लिए। इलाहाबाद तथा मुंबई उच्च न्यायालयों का मत है कि सत्यापन में सत्यापक साक्षी द्वारा दस्तावेज के निष्पादन की अभिस्वीकृति या स्वीकृति पर्याप्त है। किसी दस्तावेज का सत्यापन कम से कम 2 साक्षियों द्वारा होना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज का सत्यापन स्वयं नहीं कर सकता। मतलब कोई भी दस्तावेज है उसको सही है या गलत है, इसके लिए लोग भी होने चाहिए और ये अनिवार्य है इसको दिखाना कि ये सही है या गलत है। इसके लिए स्वयं नहीं कर सकता, दस्तावेज का सत्यापन स्वयं नहीं कर सकता। अनुप्रमाणन या सत्यापन के लिए सारे संव्यवहार से उदासीन निष्पक्ष भाव वाले व्यक्तियों की उपस्थित अधिक वांछनीय तथा समीचीन एक्सपेंडेंस है। दोस्तों, अगर अटेस्टेशन करना है, सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है किसी दस्तावेज का, तभी आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज के लिए 2 साक्षियों का होना अनिवार्य है उस दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए। कोई व्यक्ति उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज का सत्यापन स्वयं नहीं कर सकता, उसके लिए 2 साक्षियों का जरूर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे सत्यापन के बारे में। आगे समझते हैं मौखिक अंतरण क्या है। व्हाट इज ओरल ट्रांसफ़र। दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मौखिक अंतरण को मान्यता दी गई है। मतलब जो ट्रांसफ़र का मौखिक भी हो सकता है कि भैया आप ये चीज़ ले सकते हैं, हाँ ठीक है, हमारी तुम्हारी बात हो गई, एक दूसरे ने ट्रांसफ़र कर दिया, पैसे ले लिए, ट्रांसफ़र कर दिए, तो मौखिक अंतरण को भी मान्यता दी गई है। इसके अनुसार हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, मतलब कोई लिखित द्वारा नहीं किया गया है, अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा। मतलब जब मौखिक भी अंतरण करना है तो उसके लिए लिखना जरूरी नहीं है, आप मौखिक ही अंतरण कर सकते हैं। यदि उपबंधों की भांति पत्र, लेख, पंजीकरण एवं अनुप्रमाणन स्पष्ट रूप से अपेक्षित न हो तो मौखिक अंतरण भी वैध मान्य होगा। जैसे 100 रुपये से कम की सुलह के संबंध में होने वाला अंतरण, किसी भी प्रकार का भार आदि। मोस्टली हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं मौखिक ही करते हैं। जैसे दुकान में जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, कोई चीज़ देने के लिए, तो मौखिक ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो भी वैलिड माना जाता है। ठीक है, उसकी मान्यता है मौखिक ट्रांसफ़र के लिए। वो किस में दिया गया, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी टॉपिक को कवर करेंगे। पूरा हम कंप्लीट ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट को करेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।